जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर एक सेट पढ़ेंगे जो कि 6/10/2022 शिफ्ट नंबर 3 सेट नंबर 93। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है हमसे ए बी पी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें और हमसे कहता है ए बी डी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी ए बी 4 है और डीसी भी 4 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और एडी बीसी 2.5 यानी ये 2.5 है और ये भी 2.5। हमसे कह रहा पीसी बराबर 1 सेंटीमीटर और हमको जो क्षेत्रफल चाहिए वो ए बी पी डी का चाहिए, यानी इस पोर्शन का हमें क्षेत्रफल चाहिए, ऐसा बोला गया। सिंपल है और ये एक रेक्टेंगल है। देखो इस पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, पूरा रेक्टेंगल का क्षेत्रफल में से राइट एंगल का घटा दोगे और इस सैडेड पोर्शन का एरिया निकल आएगा, यानी इसका एरिया तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, तो ये तो 10 हो गया सीधे माइनस, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बस हो गया। यानी 10 ऐसे माइनस इसको भाग दोगे तो 1.25, आंसर आएगा 8.75। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। 8.75 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें। अब प्यारे दोस्तों, अब ये नहीं कि मिशन में ही लग गए कि यार लिखेंगे जोड़ेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस ऑप्शन से लगता है, ठीक है। आप पहले तो ये देखो क्या चीज कॉमन है सब में, तो मोटा मोटा ये चीज तो कॉमन है, देखो सभी में है, तो इसको तो हमें देखना नहीं। आगे की ओर बढ़ेंगे कि -2xy प्लस का, तो ये देखो कहां पर आ रहा है और सब जोड़ना ही है, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 प्लस का आएगा, 2 प्लस का यही है, ये माइनस का है और ये तो 6 है, खत्म मुद्दा, ये आंसर। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हमें निपटाना है, समझ गए ना। ये सारा अभ्यास का खेल होता है, ठीक है। इन चीजों को देखो समझो। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है दो संख्याएं x और y का एलसीएम एचसीएफ हमको गिवन है। यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो ये कितना। तो पहली बात तो हमें प्रॉपर्टी मालूम होती है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये फर्स्ट सेकेंड नंबर हमको ये गिवन है। अब देखा जाए एलसीएम 286 है, एचसीएफ 2 है, जो कि x इंटू वाई हो गया। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 48 है तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात कीजिए। 1/x 1/y का। अब यहां पर क्या करो कि 1/x ऐसे, 1/y ऐसे, एलसीएम लिया तो xy ऐसे आया, यहां y प्लस x ऐसे आया। अब देखोगे कि xy का मान आपके सामने ये है, xy का मान ये है कितना 286 इंटू 2, और x प्लस y का मान, x प्लस y का मान 48 हमें गिवन है यहां पर। अब देखो क्या कट रहा है, किस हिसाब से कट रहा है, हाँ ये हमें देखना पड़ता है। देखो इतना तो दिख रहा है कि 2 से ये जाएगा 24 बार में, 2 से ये 12 और ये 143, और कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा।
तो राइट आंसर 12/143 हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है हमसे रवि शहर ए से बी की ओर जा रहा है। रवि अपनी कार को समान चाल का 2/5 चाल से चलाता है। ठीक है, समान यानी एक्चुअल वाला 5 है, एक्चुअल वाला, और फाइनल वाला अभी 2 है। समझे नहीं? यानी स्पीड समझो, स्पीड तो एक एक्चुअल स्पीड हो गई, एक फाइनल स्पीड समझ लीजिए, बाद वाली को फाइनल बोल रहा हूं मैं। तो एक्चुअल 5 है, अब इसका 2/5 तो वो 2 हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि जो टाइम होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 2:5 होगा। ये हम पहले से ही जानते हैं कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ये हम पहले से जानते हैं, ध्यान देना। तो कह रहा है वह शहर बी तक 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब देरी से कैसे पहुंच रहा है भाई? हमने अपनी स्पीड को कम किया तो समय ज्यादा लगेगा, दैट्स वाई हम लेट होंगे। तो देखा यह जाए कि दोनों के समय का अंतर 3 यूनिट है, और यही 3 यूनिट का मान 30 मिनट क्या है लाएगा। 3 बराबर 30 के, 1 बराबर 10 के, 2 बराबर 20 के, यानी पहले उसको 20 मिनट लगते थे। तो हमसे वही कह रहा है कि उसे शहर ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये कुछ यहां पर देखो, यहां इंग्लिश में क्लियर है, यहां पर भी क्लियर, समान चाल बोला गया है। इफ ही ड्राइव्स एट हिज यूजुअल स्पीड, यानी शुरुआत वाली एक्चुअल स्पीड में बोल रहा हूं, जो यूजुअल बोला जाता है, बात कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल यानी वास्तविक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त 20 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। निम्न में से क्या इसकी तीसरी भुजा की माप हो सकती है? एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई इतनी है, निम्न में से क्या हो सकता है? तो हम प्रॉपर्टी को जानते हैं कि कभी भी कोई एक त्रिभुज बनता है तो 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा, अगर मैं इन दोनों को ही छोटी समझूं तो इन दोनों का योग 50 होगा, 50 होगा। तो ये 50, तो जो तीसरी भुजा होगा उससे ये बड़ा होगा। तो 50 से छोटा कौन है? तो सिर्फ 48 है। यानी एक तरीके से देखा जाए कि हमें 3 साइड दी जाए ABC, और सपोज दैट C के बारे में हमें डिसाइड करना है, तो A प्लस B ये योग होता है और A माइनस B ऐसे होता है। ये मॉड में रखते हैं क्योंकि पॉजिटिव वे में होना चाहिए, साइड्स निगेटिव नहीं होती। यानी जो वो तीसरी भुजा की वैल्यू होगी वो इन दोनों के अंतर 24-26 के अंतर से बड़ा होगा और इन दोनों के योग से छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी होती है। तो 24-26 होता है 50, तो 50 से छोटा दया क्या होगा वो आप समझ गए होंगे। यहां कहता है 677 NCC कैडेट्स एक परेड में भाग लेना चाहते हैं। उक्त परेड में भाग लेने वाले कैडेटों को एक आयताकार पैटर्न में व्यवस्थित किया जाना था, जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। देखो यहां बड़ा मुद्दा बोल दिया, ये लाइन को समझो। अब इस लाइन का मकसद आप समझ गए होंगे। कह रहा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो ये स्क्वायर के केस में पॉसिबल होता है। भाई स्क्वायर तो आपको बनाना आता ही होगा, उसमें लंबाई भी और चौड़ाई भी एक तरीके से बराबर ही होता है। पहले बोलो हां, समझ गए? तो यहां पर हमसे वही कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो इस परेड में भाग लेना चाहते थे लेकिन उन्हें इससे बाहर रहना पड़ा।
यानी हमें 67 में क्या घटा दिया जाए, और वो भी बहुत छोटी वैल्यू, जिससे कि वह एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्योंकि इसमें हमको रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल बोल दिया गया, रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल बोल दिया गया है। तो ये पॉसिबल तब है जब वो स्क्वायर फॉर्म में होगा, कि दो अगर साइड है, मतलब दो दो इसलिए होता है। तो मोटा मोटा ये समझो, मोटा मोटा कि किसके स्क्वायर के आसपास आता है। सोचो, तो आपने एक 576 सुना होगा, एक 676 सुना होगा। 676 जो कि 26 का स्क्वायर, यानी रोज भी 26 होंगे और कॉलम भी 26 होंगे, दैट्स वाई 26 का स्क्वायर 676। तो 677 में -1 मतलब एक को कम कर दोगे तो आपके सामने ये डेटा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दया? इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, 1 होगा, 1। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो, कहता 3 भिन्न आभास संख्याओं का योग 40 है। हमने माना वो 3 भिन्न x + y + z और जिनका योग 40 है। तो ये भी हमें मालूम चलेगा कि x, y, z का मान 40 से कम ही होगा। इन आभास संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो निकालना है वो x × y × z निकालना है। अब पहले छोटी छोटी बातों को समझो। देखो, कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, जैसे क्या कि अगर तीनों की तीनों आभास संख्या हो, तो तीनों की तीनों का आभास संख्या मतलब ऑड ऑड ऑड, तो क्या कभी इवन आ सकता है? भाई 2 ऑड का सम इवन होता है, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब 1 तो 2 होगा, उसके बाद ये दोनों ऑड संख्याएं होंगी, ऑड, मैं ऑड लिख दे रहा हूं, तब योग 40 आ जाएगा। पर 1 2 होगा, भाई तीनों 2 को हटा दो, बाकी तीनों अगर विषम है तो कभी 40 तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 1 तो 2 होगा, बाकी ये। अब यहां से एक बात और क्लियर आ गई कि ये दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग, ऑड + ऑड का योग क्या होगा? तो इन दोनों संख्याओं का योग 38 होगा, क्योंकि 38 2 40 होता है। तो अब हमें आभास संख्या लिखनी आनी चाहिए। तो हमें जैसे नहीं 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 33 ऐसे करके, अब आगे नहीं बढ़ना क्योंकि 40 से कम, फिलहाल 38 इवन है तो कम। अब यहां देखो, 2 तो हमने ले लिया तो उसका तो मुद्दा खत्म। अब देखो 37 3 40, हमें तो 38 बनाना है, पॉसिबल नहीं, 37 को हटा दो। फिर 3 31 नहीं बनेगा, इसको भी हटा दो। 5 31 नहीं बनेगा, इसको भी हटा दो। 7 31 बन जाएगा, बन जाएगा। तो 31 7 38, यानी ये 7 हो जाएगा और बगल वाला 31 हो जाएगा। अब इन तीनों का गुणनफल, तो 31 × 14, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है तो 1 ही 434, तो 14 1 कम 14 हासिल 1, 14 42 1 43, 434 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो ये चीज आपको प्यारे दोस्तों आनी चाहिए, तभी आपको एक दिन क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ये वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, तो हमने ऐसे लाइन, पुत्र की आयु 1 है तो कमल की आयु 4 है, यानी 4:1। फिर हमसे कहता है 18 वर्ष पश्चात उसके पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी होगी। कब? 18 साल के बाद। 18 साल के बाद
उसके पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी होगी, यानी 2:1 का रेशियो हो जाएगा। 2:1 का रेशियो हो जाएगा। कह रहा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब मेरे दोस्त, इसका डिफरेंस 3 होता है और इसका डिफरेंस 1 होता है। समझ गए? इसका अंतर 3 और इसका अंतर 1 होता है। अब ये 3 है, ये 1 है, तो यहां 3 का गुणा कर लीजिए। तो देखा यह जाए 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, और यही 2 बराबर 18 के। 2 बराबर 18 के तो 1 बराबर किसके? 9 के हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु तो 1 बराबर 9 के, तो पुत्र 9 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 9 साल आएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हमको बोला गया। कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों, 9 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, और ये 96 में से 3 जाएगा, 93 आ जाएगा। यहां इसको लेस करोगे तो ये 5 आ जाएगा। 98 इज द राइट आंसर। डीआई का क्वेश्चन आया, कहता है ए सी डी एफ जी एच परिवारों की कुल कमाई का केंद्रीय कोण ए सी डी एफ जी एच, यानी यहां 2 लोगों को हटा दिया उसने, पसंद नहीं होंगे 2 लोग, एक बी और एक ई। हम जानते हैं ये पूरा का पूरा एज ए 100% होता है और 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन उसने क्या किया कि बी और ई को हटा दिया। इस डेटा में बी और ई नहीं मेंशन है, यानी 12% कम हो गया, यानी 88% का मान चाहिए। अब चाहो तो आप एक मतलब 3.6 इंटू 88 कर लो, या ऐसा कर लो कि 100% 360 होता है तो 360 ऐसे लिख दो, और इसमें माइनस 12% का मान, तो 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री होता है, तो 12 गुणा करके तो इसमें घटा लो, बरछंग 72 7 हासिल, 12 36 और 7 43, यानी 43.2 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करो कि 60 में से 44 गया तो 16 आ गया, 316.8 डिग्री आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। मैं तो ओरल ही इसको निपटा देता, पर बताया है, या सर हमको तो ऐसे समझ ही नहीं आया, तो आप ऐसे कर लो कि 1% का मान 3.6 डिग्री होता है, और हमें 88% का मान चाहिए, तो 88 का यहां गुणा 88 का यहां कर लो, और बस इसी को कैलकुलेट कर लेना। देन यू विल गेट द राइट आंसर 316.8 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 सभी को समझ में आ गया होगा। 11 नंबर, एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं, 50, 60, 25, 40 और 70 विद्यार्थी हैं। इन कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत इतने हैं, तो केंद्र में प्रति कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत ज्ञात कीजिए। तो ये डेटा हमको दिया गया ये, और औसत चाहिए, वो भी परसेंटेज में एक तरीके से निकालेंगे। आप ऐसा करो, केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है मेरे भाई।
विद्यार्थियों की संख्या आप बेसिक से ही कर लो, सबसे बेहतर है भाई। 50 का 20% तो 10 होता है, 60 का 25% 15 होता है, 25 का 20% 5 होता है, 40 का 10% 4 होता है, 70 का 30% 7 या 21 होता है। 5 क्लास है तो 5 से भाग दे दो, देखा जाए ये 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, और 30 और 25 55 हो गया। 55/5 यानी 11 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 11 ही हो गया। ये सरल है, हम अगर ज्यादा सोचते तो डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, व्यास ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। याद रखना, गोले का जो कर्व सरफेस एरिया, यही सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं गोले के केस में, सिर्फ गोले के केस में। स्फीयर के केस में 4 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 r², और ये हमें 1144 दिया गया। काट लो अपने अकॉर्डिंग। कहते 11 से ये 2 बार, 11 से ये 104 बार, और 4 से ये जाएगा सीधे 4 से 26 बार, और 2 से 13 बार, यानी r² बराबर 13 7 91। तो r बराबर रूट के अंदर 91। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रभु इसका व्यास ज्ञात कीजिए। क्या व्यास ज्ञात करना है? अब व्यास होता है 2r का मान होता है व्यास, ये r है पर ये तो 2r होता है, यानी 2 का यहां गुणा करोगे तो 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 91 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। 13 नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखो। तो इसका मतलब जो आ रहा है ये 2.6 के ऊपर बार 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 आ रहा है, तो बार बोलते हैं 2.6 के ऊपर। अब जितने पे छतरी उतने 9, ऐसे सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जिस पे बार ना हो, यानी 26 में से 2 गया, 24/9 यानी 8/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर 8/3 आएगा। 13 का राइट आंसर 8/3 होगा। एक व्यक्ति ने 40 kmph की चाल से एक निश्चित दूरी तय की और उसी मार्ग में 5 kmph की चाल से चलते हुए वापस आया, यानी दोनों केस में डिस्टेंस समान है। दोनों केस में डिस्टेंस समान है। ठीक है, यदि इस 2 तरफा यात्रा में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है, तो इसके दौरान तय की गई दूरी क्या होगी? अब एक बात को सुनो, जनरली हम डिस्टेंस एक साइड की निकालते हैं, तो डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम लिख देते हैं। तो ये क्या है कि इसे कानपुर से लखनऊ के बीच की दूरी का एक तरीके से ये निकला, लेकिन जाने और आने की तो यहां 2 तरफा बोल दिया, तो हमें यहां डिस्टेंस 2D निकालना है, बाकी सब कुछ वही होगा। इस पैटर्न में 2 टाइप का बनता है, एक डिफरेंस बिटवीन टाइम का, तो उस केस में यहां नीचे माइनस में होता है, और यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर होता है। नहीं 4 मिनट पहले पहुंचे 3 मिनट बाद पहुंचे, वो वाला। और ये सिंपल है। तो डिस्टेंस ये पहली स्पीड 40 है, दूसरी स्पीड 5 है, बढ़ाई नहीं, 5 की स्पीड से वापस आया, दोनों की स्पीड का योग 45 हुआ, और ये हमारा होता है 4.5 घंटा, यानी 9/2। 9/2। तो यहां से हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 पना 45, 5 दूना 10, तो डिस्टेंस आया 20। डिस्टेंस आया 20, और 2D तो ये 20 का दुगना 40 हो गया। 40 हो गया। तो इसका आंसर हमारा 40 किलोमीटर आ जाएगा। 14 का राइट आंसर
40 किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। कहता है यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? कह रहा संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य हो, बस यही सत्य है? नहीं, यह असत्य है। देखो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है भाई, 4 होता है 2 का स्क्वायर 4, तो 2 पावर है यानी लास्ट की 2 डिजिट। जैसे 8 होता है 2 की पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट। जैसे 2 से डिविजिबल होता है लास्ट की पावर 2 की पावर 1 तो सिंगल डिजिट देखते हैं, ऐसा मत। तो संख्याओं का योग तो हमारा 9 से डिविजिबिलिटी 3 में चलता है, तो ये फॉल्स हो गया। इसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य, ये ट्रू है, यही आंसर है। बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं, सब मोह माया है। ठीक है, क्योंकि एक ट्रू हो गया तो मुद्दा खत्म। हाँ, अगर समय है तो स्टेटमेंट पढ़ो, हो सकता है कि कभी कभार खिला हो जाए। तो पढ़ते हैं, संख्या 2 या 6 से विभाज्य नहीं, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट होता है। संख्या में इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, यह भी रॉन्ग है। क्यों? 10 तो इकाई में तो 0 है पर 1 तो नहीं ना, इसलिए। ठीक है, यह क्वेश्चन थेल्स थ्योरम से लगता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूं, आप तो देख रहे होगे यूट्यूब में, तो उन शॉर्ट्स को भी देखो, मजा आएगा। उसमें ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बड़ा सिंपल है, समझते हैं। ट्रायंगल एबीसी में डी बीसी के समांतर है। ये एक ट्रायंगल है जो इसने बोला है, और इसका नामकरण मैंने अभी ए बी सी कर दिया है। डी बीसी के समांतर है, ये बीसी है तो इसके समांतर डीई है, डी बीसी के समांतर। क्लियर है? फिर कहता है, यहां बोल ही रहा है आगे चल के कि ईएसी पर हमने पहले चिपका दिया है, डीएबी पर है पहले चिपका दिया है। ये भाषा पढ़नी पड़ती है, कभी कभी चेंजमेंट भी होता है। मेरा बाय डिफॉल्ट मैंने लिखा ही है। एडी डीबी का रेशियो 2:5, तो ये 2 और 5 का। अब हमने पढ़ा है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं किसी ट्रायंगल में, तो जिस रेशियो से ये दोनों होंगे बाय डिफॉल्ट उसी रेशियो से ये दोनों भी होंगे। ठीक है, और अगर इन दोनों का रेशियो में लिखना हो तो ये 2 आएगा, लेकिन इन दोनों का योग 7 हो जाएगा। तो ये 2 और 7 के रेशियो से ये दोनों भुजा, ये भी याद रखना। ठीक है, किसमें? थेल्स थ्योरम में। अब हमसे कहता है AC बराबर 8.4 के, यानी ये हमारा 7 है AC की वैल्यू, ये इसके, तो 1 बराबर 12×7 = 1.2 के। ए का मान इसमें 1.2 का गुणा करोगे तो 2.4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 16 का 2.4 आएगा, और यही सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर कह रहा भैया सॉल्व करो। देखो एक बात समझो, यहां ऑफ लगा है यानी ये दोनों साथ में चलेंगे। पहले लाइन लिख ही लो जिससे गलत ना हो। 65 ऐसे, प्लस ऐसे, करली ब्रैकेट ऐसे, 31 ऐसे। अब ये हमारा 5 से ये 9 त्रिका 27 होगा सीधे, माइनस का 27। और देखा ये जाए यहां पर इसके बाद ये इंटू भी कर रहा है ऐसे, तो 65 ऐसे, यहां से जो आएगा वो 4 आएगा, 4 चुक्कू 16 ऐसे, और ये 81 आ जाएगा। यानी 17 का जो सही आंसर है वो 81 आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए? 17 के बाद 18 नंबर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर और इसका आधार संगत ऊंचाई के 2 गुने के बराबर। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। सिंपल है, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, नामकरण कुछ भी चिपका दो या ना भी लिखाओ।
इसका आधार संगत ऊंचाई के 2 गुने के बराबर, तो ऊंचाई h है तो आधार 2h हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 2h इंटू h, और जो कि हमारा 81 के आ गया है, 2 से 2 गया, यानी h स्क्वायर बराबर 81 के, तो h बराबर किसके 9 के हो जाएगा। 18 का राइट आंसर 9 आ जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। वह द्विघात समीकरण कौन सा है जिसके मूल m और n है? कौन से m और n है? द्विघात समीकरण कौन सा है जिसके मूल m और n है? तो मेरे दोस्त यहां तो हमें मालूम ही है क्या कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ द ऑल, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और यहां तो हमें कुछ करना ही नहीं, एक्स स्क्वायर ऐसे, m प्लस एन एक्स ऐसे, और इसका गुणनफल m इंटू एन बराबर 0। बस जो मैच कर जाए वही आंसर। जैसे ये मैच कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का m प्लस एन एक्स प्लस m इंटू एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने यूट्यूब में शॉर्ट्स भी बना के डाला हुआ है। ये इससे पहले बहुत आया हुआ है, अभी लेटेस्ट में 1-2 साल में नहीं आया, ये 2022 का क्वेश्चन है। पर आपको बता रहे भविष्य में रेलवे के जो एग्जाम 2025 में होने हैं ना मेरे भाई, पूरे चांसेस हैं, हो सकता है कि अभी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर चल रहा है उसमें आ जाए। ठीक है, अरुण ने 1710 में 38 केजी चावल खरीदे और 8 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिए। अब देखो बेसिक मोटा समझो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के होता है। अब बात को समझना, कह रहा है 38 केजी चावल खरीदे, 38 केजी हम खरीद रहे हैं यानी 38 का सीपी, तो 38 केजी ही हम बेच पाएंगे भाई, जितना लाएंगे हम उतना ही बेच पाएंगे, और कुछ तो नहीं, बोलो हां। और ऐसा करने से हम 8 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हैं, तो यहां प्रॉफिट किसके 8 के एसपी के बराबर। अभी समझना, और हमें शुरुआत में कहा गया कि 38 केजी चावल खरीदे हैं जो आपने, वो 1710 रुपए में खरीदे हैं, यानी इसकी वैल्यू हमको गिवन है 1710, ये वैल्यू इधर आएगी यानी 30 का सेलिंग प्राइस, और ये आगे जाएगा तो वो 1710 लिख दीजिए, 0 से 0 काटा है तो एसपी बराबर भाग दे दो 57 के आ गया। अब हमसे कहता 5 केजी चावल का विक्रय मूल्य, यानी 5 का हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, तो 5 का इधर गुणा और 5 का इधर, तो 7 पना 35, 3 हासिल 25 3 28, यानी 285 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, 285 ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर, यहां हमसे कहता है सॉल्व करो भाई, करेंगे। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो 18 ही लिख लो, यहां भाग दोगे तो ये 3 ही आएगा, माइनस ये प्लस है, -12 में प्लस का 5 तो माइनस का 7 हो गया, ये 12 बरछंग 72 यानी ये 6 हो गया, और प्लस 42 तो ये 11 हो गया, ये 6 और 42 जोड़ लो, मुझे तो 59 ही नजर आ रहा है, तो फिर यही आएगा। सर कैसे नजर आ गया? हम मोटा मोटा जोड़ते हैं, असली बात ये है, हमने देखा ये 40 ये 50 समथिंग, 50 समथिंग के समथिंग मतलब 60 है, 59 आंसर, 6 2 8 1 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर 59 आ जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान के बराबर? अब नियरेस्ट वैल्यू, जैसे इसको नियरेस्ट इंटीजर, इसको हम 30 बोल सकते हैं, इसको हम 15 बोल सकते हैं, इसको हम 45 बोल सकते हैं, और इसे हम 15 बोल सकते हैं। ठीक है, तो 25 2 हासिल
60 दो 62, 25, सॉरी 25 नहीं 75, 15 25 75, 60 हासिल, 60 67 हो जाएगा। और ये 45 जोड़ दो, 720 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर आएगा वो 720 आ जाएगा। 22 के बाद 23 नंबर, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जब भी पेपर में इस टाइप का आ जाए 4 साल का CI माइनस SI, जब डेटा खतरनाक हो। अब डेटा खतरनाक क्या, देखो इसमें टीचर भले आपको ज्ञान दे के चला जाए, क्योंकि आजकल महान ज्ञानी टीचर है मार्केट में, यह एक तरीके से अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है। किसमें आ रहा है, लगभग में आ रहा है, ठीक है, एक तरीके से। तो जब लगभग में आता है तो ये जो डिजिटल सम, दुनिया सम के लॉजिक होते हैं शॉर्टकट वाले, वो आपके फेल हो जाते हैं। असल मुद्दा ये पूरी कैलकुलेशन को समझना, कतई जहर क्वेश्चन है, उसमें नो डाउट 10 स्टार लगाया है, पेपर में आए तो पहला धर्म यही है, छोड़ो, बाद में समय तो करो। हम तो करके दिखाएंगे, पर हम बता रहे हैं एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 है। सब कुछ खतरनाक, वह राशि ज्ञात करो। तो हमने माना 100 रुपए में हम रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 पे रेट को, क्योंकि हम करने को तो किसी और वैल्यू पे करते, अगर हम कोई नई वैल्यू लेंगे तो और एक कष्ट हमारे जीवन में, इसलिए 100 पे बेटर रहेगा। 100 पे रेट को ही कैलकुलेट कर लो। 100 का 8% 8 होता है, 8 का 8% 68 64, तो परसेंटेज है तो 0.64 होगा। अभी देखते जाओ, फिर 8% निकालेंगे तो 512 आ जाएगा, तो 0.0512 हो जाएगा। फिर 8% निकालोगे तो 4096 हो जाएगा। लेकिन यहां दशमलव के बाद 4 है तो 6 डिजिट हो जाएंगे, ऐसे ये लग जाएगा, ये बन जाएगा। देख लो, अब 4 साल का CI का प्रोसेस आपने हमसे पढ़ा होगा यूथ में या अदर किताब में, 4:6:4:1 मैंने पढ़ाया है। पहला वाला SI होता है, उसको छोड़कर जितना भी है वो CI माइनस SI होता है 4 साल का। कैलकुलेट कर लो, करना तो पड़ेगा। 6 को 24, 2 हासिल, 36, 2 38, यानी 3.84 हो गया। यहां करोगे 512, यानी 1024 बनता है। 4 का कर रहे हो ना, तो बनेगा 2048 बनेगा। और लास्ट वाला तो 004096, बिल्कुल एग्जैक्ट की ओर जा रहा हूं मैं। यानी 4.048896% हमारा 4 साल का CI माइनस SI हो जाएगा। और इस डेटा की वैल्यू दया हमको 20 रुपए दी गई है, देख रहे हो, और हमसे कह रहा है कि प्रभु राशि ज्ञात करो। अब देखो, इस डेटा को आप, जो ये डेटा दिया गया है, थोड़ा सा ऐसे कर लो, लगभग में थोड़ा सा यहां पर, क्योंकि एग्जैक्ट तो आना ही नहीं है। 4.05% बराबर 20 की कर लो, ये बेटर रहेगा। तो 1% का मान निकाल लेते हैं। अब ये 20 की कर लिया, मान लो यहां दशमलव हटाया तो यहां 2 जीरो लग जाएंगे, मोटा मोटा। और हमें 100% का मान चाहिए, असली बात ये है। 1%, बाकी 2 मेंटेन कर लेंगे भाग से ही। 2000 में 405 का भाग दो, ठीक है, वो 1% आएगा। फिर 100 का गुणा तो आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर भाग दोगे तो 4 बार में जाना ही जाना है, सभी ऑप्शन में है, ये करना पड़ेगा। 5 चौका 20, 4 चौकू 16। अब देखते जाना मेरे दोस्त, ये 80 आ गया, 380। ऑप्शंस पे पैर नहीं धरो, यहीं से खेला, देखो यहीं से मेहनत बच जाओगे। देखो यहीं से बच गया, वो दशमलव आएगा वो नहीं लिख रहा, 380 दशमलव लगाएंगे तो वो 0 आएगा। अभी समझ लो ये अब कितनी बार में, तो ये अगर मैं
9 बार में तो 9 चौको 36 पहुंच जाएगा ना 9 बार में। बोलो हाँ। 9 पना 45 और 36 यानी 4.9 से यही चालू है, बस यही आंसर। समझ गए ना? अरे ये तो 1% का मान आएगा ना, 1% 4.9, बाकी समथिंग 100%, तो फिर समझ गए 490, तो वो वैल्यू हमारी ए पर लाई करेगी। बहुत सुंदर क्वेश्चन, ट्रस्ट करो मुझ पर। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 4 बच्चों की आयु का योग 42 है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? पहले हाईटेक समझ लीजिए। देखो यहां पर 4 लड़के हैं, तो ये चारों लड़के आर इन एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि 5-5 का गैप है। तो इस 42 में ये 4 लड़के हैं, भाग दे दोगे तो इसका औसत 10.5 आ जाएगा। लेकिन ये औसत हमारे सीरीज में नहीं होता है। याद रहे, इवन टर्म्स के जो औसत होते हैं वो सीरीज में नहीं होंगे, जब आर इन एपी में होंगे, और ऑड टर्म्स होंगे तो होंगे। अब यहां पर 5 वर्ष का अंतराल है, तो 5 का आधा 2.5 इससे कम कर दीजिए तो 8 आ गया, और 2.5 इसमें जोड़ दीजिए तो 13 आ गया। अब देखो यहां 5 साल का अंतर बन गया ना। अब यहां 5 और कम कर दो 8 में, तो हमसे छोटा ही पूछा गया है, तो 3 साल आंसर आ जाएगा। लेटेस्ट 2024 में भी इस पैटर्न के काफी क्वेश्चन आए। अब अगर बेसिक से करना चाहो तो वो भी एक एक्स मानिए, 5 साल का अंतर है तो x + 5, फिर 5 साल x + 10, फिर x + 15, सभी का योग 42 है। तो 4x ऐसे, और ये वहां लेस होगा 30 लेस, तो 12 के, तो x = 3, छोटा ही सब x है तो x = 3 आंसर। यदि कोई दूध वाला 50 रुपए प्रति लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 की हानि होती है। अब बेसिक समझो, हमने माना x हमारी क्वांटिटी है और 50 रुपए पर लीटर है, तो यानी 50x का माल बेचा गया और हमें 2000 की हानि हो रही है। अगर मैं 2000 यहां जोड़ दूंगा तो यहां से हमारा सीपी निकल आया। यदि वह 60 रुपए पर लीटर बेचता तो x क्वांटिटी है, 60 रुपए के हिसाब से बेचता तो 60x, तो उसे 1500 का लाभ, तो 1500 अगर जोड़ेंगे तो वो एसपी हो जाएगा। अगर सीपी बनाना है तो 1500 इसमें कम कर दो, और दोनों का अंतर मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी सीपी है ये भी सीपी। पहले केस में 2000 की हानि तो हमने जोड़कर सीपी बनाया, दूसरे में लाभ तो घटाकर सीपी बनाया, खत्म मुद्दा। 60x से 50x गया, 10x आया, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो 3500, तो x = 350, तो क्वांटिटी हमारी 350 की हो जाएगी। तो यही आंसर। अगर आपको और हाईटेक करना है तो पहले 50 के हिसाब से, बाद में 60 के हिसाब से, दोनों का अंतर 10 आया, दोनों का अंतर 10, और यहां लॉस है यहां प्रॉफिट है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 3500 हो गया। 10 = 3500 के, तो 1 = 350, तो क्वांटिटी 350 हो जाएगी। राजा विक्रम का पिता है, राजा की आयु विक्रम की आयु की 13 गुनी है, यानी प्रेजेंट है, गुनी है 13:1। 10 वर्ष पश्चात 10 साल के बाद राजा की तत्कालीन आयु विक्रम की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी। 10 वर्ष पश्चात 3 गुनी होगी, यानी 3:1। अब मेरे दोस्त देखा जाए, यहां जो अंतर है वो 12 का है, यहां अंतर 2 का है, तो 6 का गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा ना, तो 6 का इधर और 6 का इधर कर लोगे, यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है भाई। 6 का उधर 6 का उधर हो गया। तो विक्रम की वर्तमान आयु, तो यहां 13 और यहां 18,
13 18 का अंतर 5, 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के। विक्रम पूछा गया तो इसमें 2 का ही गुणा करना है। 2 इज द राइट आंसर। विक्रम की वर्तमान आयु 2 वर्ष होगी। 2 इज द राइट आंसर। 26 का सही आंसर 2 आ जाएगा। समझ गए? 27 नंबर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 505 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो ये ऊपर जाएगा तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 505 ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां देखा जाए 15 ऐसे, 10 को हम बोल सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और कॉस तो ये ऐसे ही है और साइन ऐसे, तो यहां तो बहुत बड़ा हैप्पी बर्थडे हो गया। वैसे भी यहां देखो ये कॉट हो जाता, 10 कॉट का इंटू 1 हो जाता, सीधे हम यहां 15 लिख दें, क्यों इतना बड़ा लिखें। अब यहां देखो 505 तो हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, और हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन पहले 10 फिर सेक तो -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 15 ऐसे, तो आंसर 490 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 27 का माइनस का 490 होगा। अंतिम क्वेश्चन यहां कह रहा दिए गए 5 महीनों में भर्ती किए गए रोगियों की कुल संख्या कितनी है। बस इसको जोड़ना है, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि कुल संख्या तो 15 25 40 40 40 80 80 20 100 और 30 130। इसका आंसर 130 आ जाएगा। यहां से ये सेट भी हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है पसंद आया होगा।